हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। लास्ट वीडियो में हमने इनपुट यूनिट को पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आउटपुट यूनिट। जो बीच की प्रोसेसिंग यूनिट है उसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम आउटपुट यूनिट का देखते हैं कि आउटपुट यूनिट कैसे काम करती है। आउटपुट यूनिट का अगर एग्जांपल लें तो इसकी जो वर्किंग होती है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी इनपुट यूनिट के। इनपुट यूनिट में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले डेटा इनपुट होगा, देन जो इनपुट हुआ हुआ डेटा है उसे हम बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन कौन करेगा? इनपुट इंटरफेस करेगा और ये कन्वर्ट हुआ हुआ डेटा कहाँ पे चला जाएगा? स्टोरेज यूनिट के अंदर चला जाएगा। और अब आउटपुट यूनिट कैसे काम करेगा वो देखेंगे कि जो स्टोरेज यूनिट के अंदर डेटा है वो हमें किस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा? 0101 की फॉर्मेट में। और ये जो 01 का फॉर्मेट होगा, जैसे डिजिटल फॉर्मेट है, इस डिजिटल फॉर्मेट को सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो क्या होगा? नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर उसे कन्वर्ट करना। और वो लैंग्वेज नंबर 1 पे ह्यूमन रीडेबल होनी चाहिए। मतलब जो भी यूज़र उस कंप्यूटर के ऊपर आउटपुट को देखेगा उसको पढ़ने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस आउटपुट को। तो आउटपुट कैसा होना चाहिए? ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए, यूज़र को समझ में आने वाला होना चाहिए। और सेकंड, जो आउटपुट हमारी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस के साथ में कंपैटिबल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप आउटपुट किस में प्रोड्यूस कर रहे हो, वॉइस के अंदर, MP3 के अंदर, या सॉन्ग चलाने की कोशिश कर रहे हो और आपकी जो डिवाइस है वो तो सिर्फ आपको पिक्चर दिखा सकती है, वॉइस तो वो दिखा ही नहीं सकती। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपकी जो आउटपुट डिवाइस है वो भी आउटपुट डेटा के साथ में कंपैटिबल होनी चाहिए, उसे सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये जस्ट अपोजिट हो गया इनपुट यूनिट के। इसमें आप नोट्स के हिसाब से एक बार नोट डाउन कर सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो याद रखनी है। डेटा जो है सबसे पहले एक्सेप्ट किया जाएगा। आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस करती है रिज़ल्ट को, और ये जो रिज़ल्ट है वो किस फॉर्मेट में होता है? कोडेड फॉर्मेट में होता है। कोडेड फॉर्मेट के अंदर आउटपुट क्या करेगा? आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस करेगा रिज़ल्ट। ये जो रिज़ल्ट है ये कन्वर्ट होगा कोडेड फॉर्मेट से ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। ये काम किसका होगा कन्वर्जन का? आउटपुट इंटरफेस का। आउटपुट इंटरफेस क्या करेगा? बाइनरी कोड जो होती है 01 की लैंग्वेज जो होती है उसे ह्यूमन रीडेबल के अंदर कोड में कन्वर्ट कर देगा। देन इसका लास्ट जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट हमें आउटपुट यूनिट के ऊपर दिख जाएगा। वो यूनिट डिस्प्ले हो सकती है या स्पीकर हो सकते हैं। अब स्पीकर की अगर बात करें तो स्पीकर में तो हम अगर एक गाना प्ले करेंगे उसकी वॉइस आ जाएगी बाहर। बट अगर स्पीकर में हम ये कहें कि हमें तो एक फ़ोटो दिखाओ स्पीकर के ऊपर, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए जो रिज़ल्ट है वो भी ह्यूमन रीडेबल में होना चाहिए और साथ में आउटपुट डिवाइस के साथ में वो रिज़ल्ट जो है वो मैच करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। ये इतनी चीज़ें आप नोट डाउन कर लो, ये आपको आगे याद रखने के लिए काम आएगी। जहाँ पे आउटपुट यूनिट की बात करेंगे वहाँ पे ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। और ये हमने अभी देखा कि आउटपुट यूनिट की जो वर्किंग है वो कैसे होती है, लॉजिकल वर्किंग। क्योंकि अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है कि बेसिक कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन है लॉजिकल स्ट्रक्चर का वो कैसा है। तो उसमें लॉजिकल वर्किंग कैसे है आउटपुट यूनिट की वो हमने पढ़ ली। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेमोरी। जैसे हमने देखा था इनपुट यूनिट, देन CPU, देन आउटपुट। और CPU के अंदर हमें देखने को मिला था मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। उसमें हम मेमोरी यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे कि मेमोरी यूनिट लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से काम करती है। जब भी हम डेटा में इनपुट देते थे तो वो इनपुट डेटा
डिजिटल फॉर्मेट मतलब 0-1 की लैंग्वेज में कहाँ पे जाके सेव होता था? मेमोरी में। ये हमने पिछले लास्ट वीडियो में देखा, और मेमोरी में सेव होता था। बट दूसरी चीज़ हमने ये भी कंपेयर किया था, दूसरी चीज़ हमने ये भी कंपेयर की थी कि मेमोरी यूनिट में सेव होता है डेटा, ना कि डेटा सीधा कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट या ALU के पास जाएगा। जो भी डेटा कीबोर्ड के थ्रू, पिक्चर फॉर्मेट में, मेल के थ्रू, किसी भी फॉर्मेट में दिया जाएगा, वो सारा जाके सेव होगा सबसे पहले मेमोरी में। और मेमोरी यूनिट जब उसको सेव कर लेगी, देन वो डेटा जाएगा प्रोसेस होने के लिए CPU के पास में। अब इसके आगे की साइकिल कैसे होगी? ये जो प्रोसेस किया हुआ डेटा है ये वापस जाएगा मेमोरी में। उस मेमोरी से डेटा सेव होने के बाद में वो जाता है आउटपुट डिवाइसेस पर। कौन से फॉर्मेट में? वापस से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। तो 0-1 का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे 0-1 की लैंग्वेज होगी, यहाँ पे 0-1 के फॉर्मेट के अंदर डेटा पूरा काम कर रहा होगा। इतने फॉर्मेट के अलावा जैसे ही हम इस फॉर्मेट से बाहर आ जाएंगे, हमें कैसा फॉर्मेट देखने को मिलेगा? वापस से रीडेबल फॉर्मेट देखने को मिलेगा, जिसे यूज़र आराम से समझ सके। ये इसका एक प्रोसेस का साइकिल हो गया कि कैसे डेटा कन्वर्ट हो जाएगा, मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा, देन आउटपुट में हमें देखने को मिलेगा। कौन सा डेटा? कन्वर्टेड डेटा। अब इनपुट यूनिट के थ्रू जब कन्वर्ज़न होता था तब हम बोलते थे इनपुट इंटरफेस ये कन्वर्ज़न करता है। आउटपुट यूनिट में जब कन्वर्ज़न होता है तो उसे हम बोलते हैं कि ये कन्वर्ज़न आउटपुट यूनिट या आउटपुट इंटरफेस इस कन्वर्ज़न को करता है। अब मेमोरी जो अगर हम टॉपिक की बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और इसे हम बिल्कुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, आगे भी करेंगे। आज हम इसका थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे कि कैसे मेमोरी यूनिट का काम एक लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर होता है। वो लॉजिकल स्ट्रक्चर जो किसने दिया था? वॉन न्यूमैन ने। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं कि जैसे हमने कीबोर्ड से डेटा को दिया और वो जाकर मेमोरी में, ये समझ लो कि यहाँ पे वो पहुँचा, मेमोरी में सेव हुआ। उसके ऊपर कोई प्रोसेस आगे होनी थी बट इतने में लाइट चली गई, और जैसे ही लाइट आएगी हम उस कंप्यूटर को दोबारा ऑन करेंगे तो क्या आपको वो डेटा यहाँ मेमोरी में मिलता है या नहीं? आपको ये देखना है। अगर आपने कंप्यूटर को यूज़ किया है, उस पर काम किया है, तो आपको ध्यान होगा कि अगर हम इस कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में जैसे ही डेटा एंटर हो उसे सेव नहीं करते, तब तक वो मेमोरी में सेव नहीं होता था, और जैसे ही लाइट चली जाएगी वो डेटा क्या होता था? वहाँ से रिमूव हो जाता था। नेक्स्ट टाइम पे लाइट आने के बाद हमें वो डेटा वापस एंटर करना पड़ता है। बट अगर हम सेव का बटन प्रेस कर दें और फिर अगर लाइट चली जाए और वापस लाइट आने पे हम उस कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वो डेटा हमें मिल जाता था। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे मेमोरी कैसे काम कर रही है, कि कभी तो वो डेटा को सेव कर रही है, कभी वो डेटा को सेव नहीं कर रही। तो यहीं से हम मेमोरी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक हमारी होती है परमानेंट मेमोरी और दूसरी होती है हमारी नॉन परमानेंट मेमोरी। ये नाम हमने सिर्फ एक बार एग्जाम्पल से समझने के लिए रखे हैं। आपको ये ऐसे कुछ परमानेंट नहीं करना कि हाँ यही नाम होते हैं। मेमोरी को हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक परमानेंट और दूसरी नॉन परमानेंट। अब परमानेंट में आप एकदम अच्छे से डिफरेंशिएट कर लोगे कि जब डेटा सेव हो जाता होगा तो वो परमानेंट मेमोरी में आ जाता है, और जब डेटा सेव नहीं होता तो वो नॉन परमानेंट में चला जाता होगा। बस ये दो ही रूट हो सकते हैं इसके। तो इनके एक्चुअल नाम अब क्या होते हैं वो हम देखेंगे। अब डेटा इनपुट होने के बाद जस्ट वो जिस मेमोरी में जाता है, इसका होता है नाम मेन मेमोरी, और इसका नाम क्या होता है? इसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। और परमानेंट मेमोरी का एक्चुअल में नाम क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी। इसका और किस नाम से इसको जानते हैं? इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। परमानेंट मेमोरी में अगर बात करें कौन कौन सी आ जाती हैं मेमोरीज, तो जैसे हम देखते हैं हार्ड डिस्क, और यहीं पे आपको एक नाम और देखने को मिलता है मैग्नेटिक डिस्क।
ये अभी तो आपको लग रहा है कि हम इतने सारे नाम और ये इनमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि मेन कौन सी थी, सेकेंडरी कौन सी थी। ये चीज़ें आप बिल्कुल इसके साथ में कंफर्ट हो जाओगे जैसे जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आगे इन मेमोरी का यूज़ देखेंगे, फिर इनके एग्ज़ाम्पल लेंगे कि मेन मेमोरी है, बट मेन मेमोरी के अंदर हम मेन मेमोरी को कहाँ यूज़ करते हैं, इसके क्या क्या एग्ज़ाम्पल हैं, कौन कौन से टाइप की मेन मेमोरी हम यूज़ लेते हैं। तो उन चीज़ों को पढ़ने पे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको सुनना है और इनके नोट्स बनाने हैं और रिवाइज़ करना है। ये 2-3 ही काम है आपके जो आपको रेगुलर करना है। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इसमें हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं रैम, रोम, ठीक है। बस आपको इतने एग्ज़ाम्पल थोड़े बहुत ध्यान में रखने हैं। अब जैसे ही हम बात करेंगे परमानेंट या सेकेंडरी मेमोरी की, मेन मेमोरी की, तो आपको बस इतना डिफ्रेंशिएट करना है कि मेन मेमोरी कौन सी होती है कि जब लाइट चली जाए और उसमें डेटा उड़ जाए, वो होती है हमारी मेन मेमोरी। और जब हम सेव कर देते हैं डेटा को, सेव का बटन दबा के या सेव की कोई कमांड देकर, तब वो जो डेटा जाता है वो जाता है सेकेंडरी में। और सेकेंडरी आपको याद ना है तो आप ये समझ लेना कि हार्ड डिस्क जो होती है, हमारे पास जो मेमोरी कार्ड होता है, उसमें अगर हम कोई डेटा को सेव कर देते हैं तो जब तक वो फिज़िकली डैमेज नहीं होता, वो कार्ड टूटेगा नहीं, तब तक वो डेटा उसके अंदर अच्छे से सेव रहता है। और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, हम डायरेक्ट उस मेमोरी कार्ड के अंदर जाएंगे और उस डेटा को वहाँ से एक्सेस कर लेंगे, चाहे वो फ़ोटो हो या फिर गाने हो, वीडियो हो। ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि अब आगे हम ये देखेंगे कि जो मेन मेमोरी है उसमें हम कौन सा डेटा सेव करते हैं और सेकेंडरी में हम कौन सा डेटा सेव करते हैं। तो जब भी हम डेटा कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद हम ये देखते हैं कि वो स्टोरेज यूनिट में जाता है। तो ये डेटा हमारी कौन सी स्टोरेज यूनिट में जाता है, रैम के अंदर। इसका मतलब ये हो गया, जब तक सेव बटन को प्रेस नहीं करेंगे वो डेटा कहाँ पे रहेगा, मेन मेमोरी में। और वो डेटा कौन कौन सा हो सकता है, जैसे मैंने आपको एक ऑपरेशन दे दिया कि a × b, a की वैल्यू है 256 और b की वैल्यू है 349। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 256 कहाँ पे सेव होगा, मेन मेमोरी में। 349 कहाँ पे सेव होगा, मेन मेमोरी में। इनका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद में रिज़ल्ट आएगा वो भी कहाँ पे सेव होगा, मेन मेमोरी में। इस तरह जितनी भी कैलकुलेशन होती है, जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जब तक उनको सेव ना करें वो सारा डेटा कहाँ पे रहता है, हमारे मेन मेमोरी में। और जैसे ही हम सेव का बटन प्रेस करेंगे वो पूरा डेटा कंप्लीट मेन मेमोरी से खाली हो जाएगा और कहाँ पे चला जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है ये, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं इसमें। तो इस वाली कैलकुलेशन को हम ये बोल सकते हैं कि जो ये कैलकुलेशन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट। ठीक है। अब ये वर्ड आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा कि इंटरमीडिएट रिजल्ट को सेव किया है, इंटरमीडिएट रिजल्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो ये वर्ड आपको जब भी सुनने को मिले, देखने को मिले, तो इंटरमीडिएट रिज़ल्ट हमेशा कहाँ पे जाके सेव हो जाएगा, मेन मेमोरी में। और आगे जब भी हम इनको वापस पढ़ते रहेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली चीज़ें बिल्कुल दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगी। और वहीं पे अगर हम दूसरी साइड की बात करें कि स्टोरेज यूनिट से जब हमें डेटा आउटपुट यूनिट के ऊपर दिखाता है, तो ये स्टोरेज यूनिट भी कौन सी होती है हमारी, ये हमारी मेन मेमोरी भी हो सकती है और ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी भी हो सकती है। ठीक है। तो आउटपुट यूनिट का काम स्टोरेज यूनिट में कोई भी हो सकती है, मेन और सेकेंडरी, बट इनपुट यूनिट हमेशा कौन सी स्टोरेज यूनिट को डेटा देता है, मेन मेमोरी को। ये इतना सा डिफरेंस आपको दिमाग में रखना है इनपुट यूनिट के केस में और आउटपुट यूनिट के केस में। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे और मेन मेमोरी के अंदर हम कैसे डिफरेंस और देखें कि हमें थोड़ा सा कुछ और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो मेन मेमोरी का जो साइज़ होता है वो होता है कम और सेकेंडरी मेमोरी का जो साइज़ होता है वो होता है बड़ा। इसे कैसे समझेंगे, आपके फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं। इसमें आपने ये सुना होगा कि इस फ़ोन के अंदर 1 GB की रैम है और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है।
ये टर्म हमें आजकल बहुत सुनने को मिलती है। इसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है कि जी 32 GB है, और इसमें रैम कितनी है कि 2 GB है। जो साइज़ के अंदर कम है 2 GB की मेमोरी, वो मेमोरी कौन सी हो सकती है? मेन मेमोरी, कम साइज़ वाली, क्योंकि मेन मेमोरी का जो साइज़ है वो बहुत कम होता है किसके कंपैरिजन में? सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में। और ये जो 32 GB की मेमोरी आपको दिख रही है, ये हमारी एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी। इसके एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं कि जैसे जो गेमिंग प्रोसेसर के लिए हम ये बोलते हैं कि रैम है वो अच्छी होनी चाहिए, 6 GB की, 8 GB की रैम होनी चाहिए, उसमें हम अच्छे से गेम खेल सकते हैं, कोई लैग नहीं होता। तो रैम जो है वो एक तरह से कम साइज़ की होती है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में। इसमें हम डेटा को कम स्टोर करते हैं, कम, ठीक है। इसके अंदर हम कौन से रिज़ल्ट करते हैं सेव? इंटरमीडिएट रिज़ल्ट। इंटरमीडिएट जो रिज़ल्ट होते हैं वो हम मेन मेमोरी के अंदर सेव करते हैं। CPU जो है वो वर्क करता है, अगर बात करें CPU की, अभी समझने के लिए हम बात करते हैं कि जो CPU होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जैसे जिसमें हमने बात की थी हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क आपने सुना होगा, जैसे अभी जो लैपटॉप आ रहे हैं उसमें 1 TB की हार्ड डिस्क होती है, 500 GB, इस तरह से हार्ड डिस्क तो बहुत बड़ी होती है। और रैम कितनी होती है? 2 GB। रैम इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। तो CPU क्या है कि बहुत स्पीडली काम करता है, उसे डेटा को सर्च करने में कम टाइम लगता है अगर वो रैम के ऊपर काम करे या वो मेन मेमोरी के ऊपर काम करे। तो मेन मेमोरी के ऊपर ही CPU अपनी सारा काम करता है। अगर CPU को कोई डायरेक्ट डेटा एक्सेस करना है तो वो मेन मेमोरी के थ्रू होकर ही क्या करेगा? सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करेगा। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया होती है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में कभी डिस्कस करेंगे मेमोरी को बिल्कुल डिटेल में, जब हम पूरे सब्जेक्ट को स्टार्ट कर चुके होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट होता है उसे, उसमें हम ये सब चीज़ें देखते हैं। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि मेन मेमोरी का साइज़ कम होता है, उसके साइज़ कम की वजह से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और किसके कंपैरिजन में हम बात करें? सेकेंडरी स्टोरेज की, सेकेंडरी मेमोरी की। साइज़ कम होता है इसका, कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है, डेटा इसमें हम कम करते हैं सेव, स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है, और स्पीड ज़्यादा और अच्छी स्पीड होने के कारण ही CPU जो है वो मेन मेमोरी के ऊपर काम करता है। इसके दूसरे साइड में अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, इसका साइज़ बड़ा होता है, 1 TB, 500 GB, इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं साइज़। कॉस्ट रैम के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट कम होती है। इसकी स्पीड की बात करें तो रैम के कंपैरिजन में इसकी स्पीड कम होती है। बट अगर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो स्टोरेज की जो पावर होती है, स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो इसमें बहुत होती है। इसमें आप अपने कंप्यूटर का या फ़ोन का एग्जांपल ले लो, आप पता नहीं अपने कितने सालों की फ़ोटोज़ जो होती हैं वो मेमोरी कार्ड के अंदर सेव करके रखते हो, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो स्टोरेज पावर है वो इसकी बहुत होती है। जैसे हमारे पास 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है हमारे फ़ोन की, वो फुल हो जाए तो हम क्या करते हैं? एक मेमोरी कार्ड ले आते हैं 64 GB का, तो वो टोटल अपने को कितनी मेमोरी मिल जाती है? 128 GB की स्टोरेज हमें मिल जाती है। तो इस तरह से इसमें जो है डेटा हम बहुत ज़्यादा रख सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। ये चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं मेमोरी के बारे में और आउटपुट यूनिट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे बेसिक जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है उसके 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ALU और कंट्रोल यूनिट, और जो कुछ इम्पॉर्टेंट और जो चीज़ें हैं, पॉइंट है, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। अभी के लिए हम इसको यहीं तक रखते हैं लेक्चर को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।